कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला कानून, सिर्फ एक कानून, पूरे के पूरे देश को एक साथ एक ही आवाज में खड़ा कर सकता है? आज हम बात करेंगे उसी रॉलेट एक्ट की जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। तो सवाल यही है, आखिर एक कानून में ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो पूरे देश को एक धागे में पिरो दे? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी घटना अचानक नहीं होती। उसके पीछे एक माहौल होता है, एक वजह होती है। तो रॉलेट एक्ट को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा और उस दौर को समझना होगा जिसने इस खतरनाक कानून को जन्म दिया। ये समय था पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद का। भारत में आज़ादी की लहर तेज हो रही थी। गदर पार्टी का विद्रोह हो या बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन, इन सब घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। उन्हें यह लगने लगा था कि ये बढ़ती हुई चेतना उनके साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इसके लिए उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष बनाया सर सिडनी रॉलेट को। ये एक ऐसा आदमी था जो अपने कठोर फैसलों के लिए जाना जाता था। मतलब ये साफ था कि सरकार किसी भी तरह के विरोध को बस कुचल देना चाहती थी। और बस इसी कमेटी की सिफारिशों पर बना वो कानून जिसे इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब देखते हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में आग लगा दी। इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था द रेवोल्यूशनरी एंड अनार्किकल क्राइम्स एक्ट। मतलब नाम से ही इरादे साफ थे। ये कह रहे थे कि कोई भी पॉलिटिकल विरोध, कोई भी असहमति, उसे अपराध माना जाएगा। एक तरह से ये दिमाग से खेलने की भी कोशिश थी। अब जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए, सोचकर देखिए। पुलिस किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं, कोई वारंट नहीं। और उसके बाद केस चलेगा एक स्पेशल कोर्ट में, जिसकी फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं हो सकती थी। मतलब ना वकील, ना दलील, ना अपील। ये तो इंसाफ का मजाक उड़ाने जैसा था। महात्मा गांधी ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा था, एक अन्यायपूर्ण कानून, स्वतंत्रता का हनन और मौलिक अधिकारों की हत्या। यह सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं था, ये लड़ाई थी आज़ादी की, इंसानियत की और अपने हक की। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब जब दमन बढ़ता है तो उसका सामना करने के लिए नए तरीके भी सामने आते हैं। और भारत में ये तरीका ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा की असली ताकत दिखाई। यहीं से शुरुआत हुई सत्याग्रह की। इस पूरे विरोध की कमान संभाली महात्मा गांधी ने। उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए एक सत्याग्रह सभा बनाई और पूरे देश के लोगों से अपील की कि वे शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इसका विरोध करें। देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 21 मार्च को कानून पास हुआ और 6 अप्रैल को पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दुकानें बंद, कामकाज बंद, सड़कें शांत। ये खामोशी एक बहुत बड़ा और मजबूत संदेश थी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां शांतिपूर्ण विरोध का जवाब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी क्रूरता से दिया। हालांकि ज्यादातर विरोध शांति से ही हो रहा था, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों का गुस्सा और निराशा हिंसा में बदल गई। और शायद ब्रिटिश सरकार को इसी मौके का इंतजार था ताकि वो अपनी पूरी ताकत से इस आंदोलन को कुचल सके। जालियांवाला बाग ये कोई अलग घटना नहीं थी। ये सीधे सीधे रॉलेट एक्ट का नतीजा था। ये उसी दमन करने वाली सोच का अंजाम था जिसने हजारों बेगुनाह लोगों की जान ले ली। ये एक ऐसा जख्म है जो भारतीय इतिहास में आज भी ताज़ा है। तो रॉलेट एक्ट की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है और कैसे आम लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी अन्याय हो तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या अहिंसक विरोध आज भी उतना ही बड़ा हथियार है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हम सबको अपने